अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड कंक्लूजन। आज हम ISC स्केल सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की डोमेन 1 जो कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स है उसका सेकंड पार्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कवर अप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क इज अ measure of the extent to which an entity is threatened by potential circumstance or event। रिस्क जो होता है वो के थ्रेटन करता है किसी भी एंटिटी को जो कि एक पोटेंशियल कॉज क्रिएट कर सकता है जो कि किसी भी बिजनेस या आईटी इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो सकता है। आगे जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क रिफ्लेक्ट्स द पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोज, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज या फिर उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर देना, उसमें डिस्क्रिप्शन पैदा कर देना या उसको चेंज कर देना, उसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास रिस्क इज एसोसिएटेड विद थ्रेट्स, इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड। यहाँ पे अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से उनको डिस्कस करते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एसेट। एसेट इज समथिंग इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। एसेट वो होता है जो भी किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल का वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि टचेबल भी हो सकती है या अनटचेबल भी हो सकती है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आगे हमारे पास आ जाती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी किसी भी सिस्टम के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गैप होता है, एक फ्लॉ होता है जो कि उसकी पोटेंशियल कॉज क्रिएट कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकता है। आगे आगे हमारे पास आ जाता है इसका थ्रेट। थ्रेट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट टेक्स एक्शन टू एक्सप्लॉइट टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ अचीविंग और फर्दरिंग इट्स गोल और ऑब्जेक्टिव। थ्रेट है वो एक इंसान भी हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करती है, उसके वल्नरेबिलिटीज और या फ्लॉज का फ़ायदा उठाते हुए उसको एक्सप्लॉइट करती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोटेंशियल काज जो है क्रिएट कर सकती है जो कि बैड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हो सकती है। आगे हमारे पास आ जाती हैं थ्रेट एक्टर्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी टिपिकल थ्रेट एक्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इनसाइडर्स। इनसाइडर्स में हमारे पास वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास किसी इंसान से गलती भी होना या किसी इंसान का जानबूझ कर करना। आगे आ जाते हैं हमारे पास आउटसाइडर्स, इंडिविजुअल्स, फॉर्मल ग्रुप्स। ये होते हैं वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर रहे होते, लेकिन ये कि ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को ये चैलेंज कर देते हैं। उसमें हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज हो जाना, उसकी CIA ट्राइड को चैलेंज कर देना और वल्नरेबिलिटीज को डिस्क्लोज करके उनसे फ़ायदा उठाते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडिविजुअल का उनका डाटा या इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देना। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फॉर्मल एंटिटीज दैट आर नॉन पॉलिटिकल सच एज बिजनेस कम्पिटिटर्स या साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स के ग्रुप्स भी हो सकते हैं या हमारे पास जो बिजनेस है वो आपके कम्पिटिटर्स आपको चैलेंज करने के लिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन उतना प्रॉफिट ना कमा सके, मार्केट में आपका नाम खराब करने के लिए भी ये लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर सकते हैं। ये भी थ्रेट एक्टर्स में आ जाएंगे। आगे हमारे पास आ जाती है थ्रेट फॉर्मल एंटिटीज दैट आर पॉलिटिकल। इसमें हमारे पास टेररिस्ट आ जाते हैं, नेशन स्टेट्स आ जाते हैं, एक्टिविस्ट आ जाते हैं। इन टेररिस्ट, नेशन स्टेट्स और एक्टिविस्ट को हम डिटेल में लेटर ऑन इसमें कवर अप करेंगे। आगे हमारे पास आता है इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदरर्स, जो हमारे पास स्पाइज होते हैं। ये भी थ्रेट एक्टर्स में आ जाते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉग्निशंस करके आपकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके आपके ऑर्गेनाइजेशन का डाटा या इंफॉर्मेशन लीक आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो फ्रीली रनिंग बूट्स होते हैं इनको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि बूट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं और ये किन किन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच कुड बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ अबव।
AI बेस्ड टूल्स भी हो सकते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स पर रिलाई करता है जो कि इसके लिए आपको ISO स्केल सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है और यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में भी ये इंक्लूडेड है। इसमें फर्स्ट वन है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन है रिस्क असेसमेंट, थर्ड वन है रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन वो होता है in the world of cyber, identifying risk is not one and done activity. It is a recurring process of identifying different possible risks, characterizing them, and then estimate their potential for disruption of organization. रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क आइडेंटिफिकेशन किसी भी एक दिन का काम नहीं है, ये काम चलता रहता है, बार बार इसका साइकिल चलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस देखती रहती हैं कि कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं और वो रिस्क इनकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की आप एक इन्वेंट्री बना लेते हैं, उसकी एक लिस्ट टेक डाउन कर लेते हैं कि जो के रिस्क जो है वो दिखाई दे रहे हैं और वो किस तरह से उसको चैलेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई रिस्क टू कम्युनिकेट इट अर्ली, उनको अर्ली स्टेजेस पे ही उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके ऊपर प्रोसेस करना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देती है ताकि रिस्क जो है वो कम से कम हो सके। Employees at all levels of organizations are responsible for identifying risk. रिस्क को आइडेंटिफाई करना साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या IT वालों का काम नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय है वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफाई रिस्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट, आइडेंटिफाई करके उनके आगे प्रोटेक्शंस यूज की जाती हैं। अब हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे अपने एसेट्स की, उनमें हमारे पास टेंजिबल आ जाती है, इंटेंजिबल आ जाती है। टेंजिबल में हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर, बिल्डिंग्स, एनीथिंग यू कैन टच। इंटेंजिबल में हमारे पास आ जाती है डाटा, ट्रेड सीक्रेट्स, रेपुटेशन, ETC जिनको हम टच नहीं कर सकते। आगे हमारे पास आती है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग, प्रायोरिटाइजिंग रिस्क्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग मिशंस, फंक्शंस, इमेज एंड रेपुटेशन, एसेट्स, इंडिविजुअल, अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द नेशंस। रिस्क असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग अपने और जो हमारे रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे थे उनकी असेसमेंट करते हैं। उनमें हमारे पास मिशन आ जाते हैं, मिशन पे जो फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं उनकी इमेजेस आ जाती हैं, रेपुटेशन आ जाता है कि हम लोग उसको रिस्क को असेस करते हैं कि कितना नुकसान हमें ये दे सकता है। A risk assessment can prioritize these items for management to determine the methods of mitigation that best suits that assets being protected. रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो डिटरमाइन करता है कि आप किन की तरह से आपके रिस्क जो असेस कर लिया है उसको किस किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम रिस्क असेसमेंट एनालिसिस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें पहली हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis assigns subjective and intangible values to the loss of an asset and takes into account perspective, feelings, institution, preferences, ideas and get reactions. इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनमें फीलिंग्स आ जाती हैं, जो कि हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज है, किसको प्रेफर दिया जा रहा है, उस पर कितनी फीलिंग्स लग रही हैं, कितनी मेहनत लग रही है। अब हम यहाँ पे लैपटॉप की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में लैपटॉप की एग्जांपल को हम इस तरह से देख सकते हैं कि कितनी मर्तबा हमारा लैपटॉप चोरी हो सकता है या हम लोग कहीं पे उसको छोड़ के भूल सकते हैं। ये बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा। इम्पैक्ट उसका बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि उसमें हमारे पास डाटा है जो कि उस लैपटॉप की कीमत से ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है। उसमें हमारे पास आगे और चीज़ आ जाती हैं कि क्या वो जो लैपटॉप चोरी हुआ है वो इनक्रिप्टेड था, उसकी हार्ड ड्राइव्स इनक्रिप्टेड थी, उस पर पासवर्ड लगा हुआ था, उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई थी, या फिर उस लैपटॉप के अंदर PII या PHI जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, PII पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एंड PHI पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, क्या उनमें ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी, तो उस लैपटॉप की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसा कि आप नेम से लग सकते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिक डिजिट्स की बात करते हैं। द क्वांटिटेटिव मेथड रिजल्ट्स इन कंक्रीट probability indications or a numeric indication of relative risk potentials। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास उस चीज़ की क्वांटिटी आ जाती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, उसमें डॉलर्स में उसकी प्राइस आ जाएगी, उस एसेट की, उस इंफॉर्मेशन की, या जो थ्रेट है वो किसी चीज़ को अगर इम्पेक्ट कर रहा है तो उसका कितना नुकसान होगा, कितने, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डीडोस अटैक फेस करती है तो उसका सिस्टम डाउन होने की वजह से उनका कितना नुकसान होगा। आगे हमारे पास आ जाता है रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क को ट्रीट किस तरह कर सकते हैं या उसको कम किस तरह से कर सकते हैं। आगे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सेप्ट द रिस्क। रिस्क एक्सेप्टेंस इज टेकिंग नो एक्शन टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्क अकरिंग। इसमें हमारे पास आ जाता है कि हम रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे कि उसकी लाइक्लीहुड को हम कम कर सकें। उसमें हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं होता या कोई भी ऐसी हमारे पास मिटिगेशन तकनीक नहीं होती कि हम उसको कम कर सकें। आगे हमारे पास आ जाती हैं अवॉइड द रिस्क। अवॉइड द रिस्क इज द डिसीजन टू अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द रिस्क इंटायरली, कि हम लोग कोई ऐसा प्रोटेक्शन मेजरमेंट यूज करें कि रिस्क बिल्कुल ही अवॉइड हो जाए। कि हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रूम है, उसके अंदर एक डोर लगा हुआ है, एक विंडो लगी हुई है, तो हम अगर विंडो के जरिए कोई रिस्क आ रहा है कि कोई विंडो को तोड़ के अंदर आ सकता है, तो हम उस विंडो को रिमूव करके वहाँ पे वॉल लगा देंगे, ब्रिक्स लगा देंगे कि कोई भी उसके अंदर आ ना सके। तो ये कि ये अवॉइड द रिस्क हो गया। उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस द रिस्क। रिड्यूस द रिस्क में होती है मिटिगेशन टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग किस तरह से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। Risk mitigation is the most common types of risk management and includes taking actions to prevent and reduce the possibility of risk event and its impact। कि हम लोग रिस्क का जो इवेंट आ रहा है उसको होने से भी रोकना है और उसके इम्पैक्ट को भी कम से कम करना है। इसमें हमारे पास आ जाती है कि अगर कोई डीडोस अटैक परफॉर्म करता है हमारी सर्वर्स पे, तो हम उसको किस तरह से मिटिगेट करेंगे। उसमें ये होता है कि हम किसी और वेंडर से सर्विसेज ले लेते हैं। जब अनऑथराइज्ड ट्रैफिक आ रही है तो हम उन ट्रैफिक को डाइवर्स कर देते हैं। यहाँ पे उसके अलावा हम लोग मोस्ट फेमस क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर द रिस्क। ट्रांसफर द रिस्क, शेयर द रिस्क। Risk transfers is the practice of passing the risk to another party who will accept the financial impact of the harm resulting from a risk being realized in exchange for payment। इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं किसी ऐसी पार्टी पे जो कि फिनेंशियली उसको एक्सेप्ट करती है कि अगर आपका नुकसान हो जाएगा बिजनेस का या इंडिविजुअल का, तो हम लोग आपका जो फिनेंशियल लॉस है उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम आपको उसमें मदद करेंगे। उसमें ये है कि इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं कि आप लोग साइबर इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं किसी भी बैंक से, या फिर आप लोग अपने बिजनेस में किसी को 50% का पार्टनर कर लेते हैं कि अगर लॉस होगा तो 50% होगा। लेकिन ये कि ये ज़्यादा डिजायरेबल नहीं है कंपैरेटिवली साइबर इंश्योरेंस बाय करने में। आगे हमारे पास आ जाती है रिस्क प्रायोरिटीज। When risk has been identified, it's time to prioritize and analyze core risks through qualitative risk analysis and quantitative risk analysis। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस और इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम इसको प्रायोरिटाइज करते हैं। उसकी रूट कॉज को देखते हैं कि वो किस तरह से अपेयर हो रहा है और उसके कोर रिस्क को देखते हैं। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपने टीम्स को कंडक्ट करते हैं कि वो बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करें। आगे हमारे पास आती है लास्ट में रिस्क मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस ISO स्किल्स सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के हवाले से। इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इम्पैक्ट्स और लाइकलीहुड देखते हैं। हम लोग एक्स एक्सिस पे इम्पैक्ट देखेंगे और वाई एक्सिस पे इसकी लाइकलीहुड देखेंगे कि अगर कोई रिस्क अकर हो रहा है तो उसकी लाइकलीहुड क्या है और इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा। जैसे हमने प्रीवियसली लैपटॉप की एग्जांपल को देखा था कि लैपटॉप बहुत कम चोरी हो सकता है, बहुत कम वो लॉस हो सकता है,
लेकिन ये कि अगर वो लैपटॉप लॉस होता है और उसका इम्पैक्ट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सनल प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाटा है वो अगर पब्लिकली अवेलेबल हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस होगा।